हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए, अथवा परागण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, समझाइए। तो स्वपरागण और परपरागण में हम अंतर को देखेंगे। अंतर को हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये चित्र आपको बता रहा है कि फूलों में 4 पुष्पीय पत्र होते हैं। अगर आपने पुष्प की संरचना को देखा है तो पुष्प में बाह्य दल, नर जननांग, पुंकेसर और बीचों बीच केंद्र में मादा जननांग, स्त्री केसर पाया जाता है। ऐसे पुष्पों को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। पुंकेसरों में पराग कोशों के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। ये पराग कण पहुंचते हैं स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर और यही क्रिया कहलाती है परागण। तो हम परागण की परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। पराग कणों का नर जननांग पुंकेसर के पराग कोशों से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। अब हमें देखना है ये कितने प्रकार का होता है। तो परागण की क्रिया 2 प्रकार की होती है। यहां चित्र में देखिए, यहां 1 नंबर में जो आपको बताया जा रहा है, यहां पर परागकण पुंकेसर से निकलकर उसी पुष्प के जायांग पर जा रहे हैं। गौर से देखें, परागकण निकलकर उसी पुष्प के जायांग पर जा रहे हैं, तो यह क्रिया कहलाती है स्वपरागण। और अगर परागकण एक पुष्प के पराग कोश से निकलें और उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचें या उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचें, तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। अर्थात पराग कणों का उसी पुष्प के जायांग पर पहुंचना स्वपरागण, जैसा नंबर 1 में दिखाया गया है, और पराग कणों का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परपरागण कहलाता है। तो 2 और 3 नंबर परपरागण को दिखा रहा है। तो हम एक एक करके यहां अंतरों को समझेंगे। पहला अंतर हमारे सामने है, पराग कणों का पराग कोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण, जबकि दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परपरागण कहलाता है। तो स्वपरागण के अंतर हमारे सामने हैं। स्वपरागण की विशेषताएं हम एक एक करके लिखेंगे साथ, और परपरागण में हमें उसका विपरीत लिखना है। हम दोनों यहां समझा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना अनिवार्य है। स्वपरागण की क्रिया कब हो पाएगी? जब पुष्प द्विलिंगी होगा, अर्थात उस फूल में नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर दोनों होंगे, तभी स्वपरागण हो पाएगा, तभी परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच पाएंगे। अगर पुष्प एकलिंगी हुआ तो किसी भी हालत में स्वपरागण नहीं हो पाएगा। तो स्वपरागण के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त है कि पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, जबकि परपरागण की क्रिया द्विलिंगी और एकलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अब परपरागण को नीचे एक अलग चित्र के द्वारा दिखाया गया है। परपरागण में एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाने के लिए माध्यम या वाहक अर्थात वेक्टर की आवश्यकता लगती है, और इस चित्र में परागकणों को ले जाने के लिए वाहक का काम एक कीट अर्थात मधुमक्खी द्वारा किया जा रहा है। तो एक अंतर और आ गया हमारे सामने, स्वपरागण अपने आप हो जाता है। पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अपने आप गिर जाते हैं, जबकि परपरागण कराने के लिए हमें माध्यम या वाहक चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। परपरागण दिखाने वाले पुष्प
बड़े ही आकर्षक होते हैं। देखिए ये क्रॉस पॉलिनेशन बताया जा रहा है। तो पर परागण दिखाने वाले जो पुष्प होते हैं वो बहुत आकर्षक होते हैं। आकर्षक अर्थात बड़े, ताकि कीट पतंगे उनको दूर से देख सकें, उनके ऊपर कीट पतंगे बैठ सकें। रंगीन, गंधयुक्त, मकरंद युक्त, ताकि कीट पतंगे उनकी ओर आकर्षित हों। तो पर परागण दिखाने वाले जो पुष्प होते हैं वो बड़े और आकर्षक होते हैं, जबकि स्वपरागण दिखाने वाले पुष्प को माध्यम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उन्हें कीट पतंगों को आकर्षित करना ही नहीं पड़ता। इसलिए स्वपरागण दिखाने वाले पुष्प अनाकर्षक होते हैं। अनाकर्षक यानी छोटे होंगे, रंग, गंध, मकरंद ये कुछ भी उन फूलों में नहीं होता, अर्थात वो रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वपरागण के लिए बहुत कम परागकण चाहिए। देखिए ऊपर वाले गोले में हम स्वपरागण को दिखा रहे हैं। स्वपरागण में बहुत कम परागकणों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उन्हें उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना है, जबकि पर परागण के लिए बहुत अधिक संख्या में परागकण चाहिए, क्योंकि ये परागकण हवा, पानी, कीट पतंगे, पक्षी और जंतुओं के माध्यम से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं। तो बीच में रास्ते में बहुत सारे परागकण नष्ट हो जाते हैं। तो पर परागण के लिए हमें बहुत अधिक परागकणों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि स्वपरागण के लिए बहुत कम परागकण चाहिए। इसी के साथ साथ और भी कई अंतर हैं, करीबन 7 अंतर हम आपको बता रहे हैं। अगला अंतर हमारे सामने है, स्वपरागण के लिए में पौधों की शुद्धता बनी रहती है। जब स्वपरागण होता है तो अगला स्वपरागण के बाद जब निषेचन होगा और निषेचन से फल, और फल में जब बीज बनेगा तो उस बीज से उत्पन्न होने वाले पौधे अपने पुराने या जनक पौधे के समान होते हैं। अर्थात स्वपरागण के द्वारा बनने वाले नए पौधे पुराने पौधे के समान होते हैं, अर्थात शुद्धता बनी रहती है, उनमें कोई भी नया लक्षण या विभिन्नताएं नहीं आती। जबकि परपरागण की क्रिया में परागकण दूसरे फूल पर जा रहे हैं, अर्थात जब परपरागण से जब नया पौधा बनेगा तो उसमें नए और भिन्न लक्षण देखने को मिलेंगे, और शुद्धता, पुराने पौधे के जो गुण हैं, पुराने पौधे की शुद्धता धीरे धीरे कम हो जाएगी। स्वपरागण में चूंकि शुद्धता बनी रहती है, नए लक्षण नहीं आते, इसलिए स्वपरागण में जैव विकास की संभावना नहीं होती। जबकि परपरागण में नए लक्षण आते हैं, नई जातियों के बनने की संभावना, अर्थात जैव विकास की संभावना बनी रहती है। तो अगर आपसे स्वपरागण की विशेषताएं पूछी जाएं तो ये 7 बिंदुओं को एक साथ लिख देना, और अगर परपरागण की विशेषताएं पूछी जाएं तो ये 7 बिंदु आप एक साथ लिख दीजिएगा। अंतर अगर आते हैं तो इन्हीं बिंदुओं को एक दूसरे के विपरीत आमने सामने लिख दीजिएगा। परपरागण में परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा। इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना जरूरी नहीं है, यह क्रिया एकलिंगी फूल में भी होती है। इसके लिए माध्यम या वाहक चाहिए, जो हवा, पानी, कीट पतंगे, पक्षी, मनुष्य, जानवर कुछ भी हो सकते हैं। चूंकि इन्हें माध्यम चाहिए कीटों को आकर्षित करने के लिए, इनके फूल बड़े ही, परपरागण दिखाने वाले फूल बड़े आकर्षक होते हैं। परपरागण में अधिक परागकणों की आवश्यकता लगती है, इसमें नए लक्षण आते हैं पौधों में, अर्थात शुद्धता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्योंकि नए लक्षण आते हैं, विभिन्नताएं आती हैं, अर्थात परपरागण से जैव विकास की संभावना बनी रहती है। तो हमारे सामने परिभाषा भी है परागण की, और उसके 2 प्रकार और उनमें अंतर। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए, एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।